ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित जो कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। अब तक 8-9 वीडियो लगभग आ चुके हैं। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पहला पार्ट है वो हमने पूरा कर लिया है और अब पार्ट 1 का जो दूसरा पार्ट है द्विध्रुवीयता का अंत, उस पर हमारी बात चल रही है और उस पर भी ये जो है ये दूसरा वीडियो है जिस पर जो द्विध्रुवीयता का अंत है जिस पर हमारी चर्चा होगी। तो इस पर जो हमारी चर्चा होगी वो प्रमुखतः जो प्रमुख बिंदु रहेंगे आज वो सोवियत संघ के विघटन के कारणों पर हम बात करेंगे और उसमें भी हम जानेंगे कि क्या क्या कारण थे। जैसे उसमें हम स्टालिनवादी संगठन की विफलता के बारे में जानेंगे विस्तार से। सोवियत संघ का जो आर्थिक असंतोष था उसके बारे में हमारी बात होगी। वहाँ की जो भ्रष्ट नौकरशाही थी कैसे वो विघटन का कारण बनी, वो भी उस पर भी बात होगी। और नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय यानी उसके जो 15 गणराज्य थे उनमें किस तरह से अपनी अलग पहचान का भाव उभरा और किस तरह से वो स्वतंत्र होने के लिए जो है आतुर हो उठते हैं और फिर उसका विघटन हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। मानव पूंजी की हानि पर भी हमारी बात होगी कि किस तरह से वहाँ पर मानव पूंजी की हानि है और पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव ने कैसे सोवियत संघ के विघटन का वो कारण बना, उस पर भी हमारी बात होगी। और फिर अंततः जो है गृह कार्य होगा, जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो उसको करेंगे। कुछ करके मुझे फ़ोटो भेज भी रहे हैं तो उसको करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो पाठ है यह इसका जो अगर परीक्षा की दृष्टि से इसका आकलन किया जाए, वैल्यू इसकी यहाँ की जाए तो लगभग 10 से 12 नंबर के बीच का इसकी वैल्यू है। 10 से 12 नंबर के बीच में ये जो है आपको अंक देगा। जैसे मैंने कहा एक 6 नंबर का इसमें प्रश्न आएगा और एक जो है 4 नंबर का और एक 2 नंबर के भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो जैसे मैंने पहले भी बात करी कि जो सोवियत संघ की विफलता के जो कारण हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में जो घटनाएं होती हैं तो कोई ना कोई लेखक या इतिहासकार उस पर पुस्तक लिखते हैं। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और उस पर अगर हम उस पर बात करें तो काफ़ी पुस्तकें हैं। लेकिन रूस की विफलता के या सोवियत संघ की विफलता के कारणों पर कोई ऐसी पर्टिकुलर पुस्तक नहीं है जो पत्रकारों के द्वारा या फिर टीकाकारों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है उसी को कलेक्ट करके उसके बारे में जो है यानी इस तरह से कारणों को खोजा गया है और उसको बताने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर वो कौन से कारण थे जिस कारण से जो है सोवियत संघ का पतन हुआ या विघटन हुआ? तो उसमें पहला जो कारण सामने आता है वो आता है स्टालिनवादी संगठन की विफलता। हुआ क्या था? जैसे आप जानते हैं कि 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और वो जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उस साम्यवादी क्रांति में जो है अप्रैल में जो हुई थी तो लेनिन रूस का सर्वा बन जाता है, कम्युनिस्ट साम्यवादी दल का प्रमुख नेता। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और जब लेनिन की मृत्यु होती है तो जो स्टालिन था, जोसेफ स्टालिन जो था वो सोवियत संघ का प्रमुख बन गया और उसने सर्वहारा के अधिनायकवाद को साम्यवादी पार्टी के अधिनायकवाद में बदल दिया। यानी पहले जो था वो जन सामान्य के लिए और एक सर्वहारा जिसको कहा जाता है उसके लिए उसको ध्यान में रख करके उसको केंद्र में रख करके इस पार्टी का गठन हुआ था और ये शासन की स्थापना हुई थी। लेकिन जोसेफ स्टालिन ने इसको बदल दिया और उसने साम्यवादी पार्टी के अधिनायकवाद में इसको बदल दिया और फिर धीरे धीरे करके उसने इस शासन सत्ता को इस तरह से अपना नियंत्रण उस पर स्थापित किया कि अब उसने पार्टी के स्थान पर अपने अधिनायकवाद में उसको परिणित कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया के क्रूरतम जो शासक हुए हैं उनमें स्टालिन का भी नाम आता है। तो उसने अपने जो विरोधी थे उन पर झूठे मूठे आरोप लगाए और उनको झूठे मूठे आरोप लगा करके उनको ठिकाने लगाया और इस तरह से उसने एक कह सकते हैं अपना आतंकी दबदबा स्थापित किया। जब 1953 में उसकी मृत्यु हुई तो स्टालिन की मृत्यु जब हुई तो उसके बाद जो है निकिता क्रुश्चेव, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो हैं निकाली हैं। जैसे ये वाला जो है ये लेनिन की फ़ोटो है, ये आपका जो दूसरे शासक हुए स्टालिन ये उनकी फ़ोटो है, ये निकिता क्रुश्चेव की फ़ोटो है,
ये उसके बाद जो है ये ब्रेजनेव की फ़ोटो है, और उसके बाद जो है वो एंड्रोपोव की फ़ोटो है, और ये गोर्बाचोव की जो है का चित्र है। तो मैं बात कर रहा था कि 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद निकिता क्रुश्चेव ने सत्ता संभाली, और क्रुश्चेव ने सत्ता में आते ही धीरे धीरे करके डिजिटालिनीकरण करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे डिजिटालिनीकरण क्या है? तो डिजिटालिनीकरण का मतलब है कि उसने उन सारी व्यवस्थाओं को बदलना शुरू कर दिया जो स्टालिन ने स्थापित की थी, अर्थात जिनको वो अनुचित मानता था। स्टालिन द्वारा जो स्थापित व्यवस्थाएं थी जो, और जो लगता क्रुश्चेव को लगा कि ये अनुचित हैं, उनको उसने समाप्त करना शुरू कर दिया। स्टालिन के समर्थकों को भी एक एक करके ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 1964 में फिर क्या हो जाता है कि क्रुश्चेव की जगह जो है ब्रेजनेव ने सत्ता संभाली, और उसने अधिनायकवादी व्यवस्था को बनाए रखा। लेकिन अब तक जब तक ब्रेजनेव आता तब तक ये अधिनायकवादी व्यवस्था जो है ये काफ़ी खोखली हो चुकी थी, इसको संभाल के रख पाना मुश्किल हो गया था। तो 1982 में फिर ब्रेजनेव की भी मृत्यु हो जाती है, और फिर एंड्रोपोव आए, लगभग 1.5 वर्ष तक ही उन्होंने शासन किया। फिर उनके बाद चेननकॉव आए, उनकी फ़ोटो नहीं मिल पाई, चेनिनकॉव आए, उन्होंने सत्ता संभाली। लेकिन ये दोनों के दोनों जो है अकुशल निकले, यानी कुशल कह सकते हैं शासक नहीं थे, और कमज़ोर शासक सिद्ध हुए। तो इनके काल में जो स्टालिन द्वारा जो भी स्थापित ढांचा था, जो उसने स्थापित किया था, वो ढांचा पूर्ण रूप से जो है चरमरा गया था, चरमरा चुका था। और जब 1980 के दशक में गोर्बाचोव जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं, फिर 1985 में उन्होंने सत्ता संभाली, तो सोवियत संघ की हालत उस समय तक काफ़ी खस्ता हो चुकी थी, और अब गोर्बाचोव पर ये जिम्मेदारी थी कि वो उस खस्ता हालत को सुधारे। तो उस खस्ता हालत को सुधारने के लिए उन्होंने एक नई सोच प्रस्तुत की, स्कैनिंग जिसको कहते हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया, और जिसके अंतर्गत उनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए। एक तो ग्लासनोस्ट, अर्थात समाज को खोलो, नागरिकों को अमूलचूल स्वतंत्रताएं दी जाए, और दूसरा उन्होंने पेरेस्ट्रोइका, हो सकता है लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी भी हुई, पेरेस्ट्रोइका अर्थात आर्थिक नवनिर्माण किया जाए, इस पर उन्होंने बल दिया। तो आर्थिक नवनिर्माण किया जाए, यानी अर्थव्यवस्था के जो द्वार हैं उनको खोल दिया जाए। तो इस प्रकार जो स्टालिन के द्वारा स्थापित संगठन था, ये गोर्बाचोव तक जो आते आते वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका था। अब उसको संभाल पाना मुश्किल हो गया था, और गोर्बाचोव ने जो एक नई सोच प्रस्तुत की, हालांकि वो उनको लगा था कि वो रूस की मजबूती के लिए होगा, लेकिन इतिहासकार बताते हैं, जानकार बताते हैं कि ये जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका है, ये नीति ही सोवियत संघ की ताबूत की जो है आखिरी कील जो है साबित होती है, और इस तरह से ये सोवियत संघ के पतन का भी कारण बनती है। तो स्टालिन की जो संगठन की विफलता, यानी वो जो संगठन स्थापित किया वो आगे चल नहीं पाया, और उस तरह से वो स्थापित बन करके नहीं रह पाया, और अंततः सोवियत संघ का जो है विघटन हो जाता है। अब सोवियत संघ तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो साम्यवादी विचारधाराओं को मानने वाले लगभग 15 गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था, तो उसमें वो जो है समाप्त हो जाता है, और जो एक ध्रुव के रूप में था, अर्थात एक महाशक्ति के रूप में था, उसका इस तरह से 1991 में आते आते उसका विघटन हो जाता है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी था कि जो स्टालिन के संगठन था उसके वो जो है बना नहीं रह पाया। दूसरा जो कारण था वह है आर्थिक असंतोष। तो आर्थिक असंतोष क्या था कि स्टालिन ने आदेशित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। अच्छा, अब आप एक प्रश्न फिर कई बार आ जाता है कि आदेशित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या आदेशित अर्थव्यवस्था का मॉडल कहाँ अपनाया गया था? तो आदेशित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था, और इसका मतलब ये था, आदेशित अर्थव्यवस्था का मतलब ये था कि जो निजी संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, कृषि का सामूहिकीकरण किया गया, और इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है राज्यों के नियंत्रण में आ गई। एक योजना आयोग बाकायदा वहाँ बनाया गया, और उस योजना आयोग के द्वारा ही जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है वो रूस से ही होती है, और रूस में भी सोवियत संघ में होती है, और सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसकी ये देन मानी जा सकती है। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं को बलपूर्वक जो है लागू किया गया, है ना। और इस तरह से तो आदेशित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहाँ सारा का सारा नियंत्रण जो है राज्य के पास है, और राज्य की इच्छा के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा है, अर्थात वहाँ अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है, राज्य का उस पर पूरा नियंत्रण है, राज्य जितना अनुमति देती है उस हिसाब से अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो इस तरह से ही हो फिर और आर्थिक असंतोष कैसे पनपा, तो इस आदेशित अर्थव्यवस्था के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट निकले।
फिर दूसरा क्या था कि हथियारों की होड़। जैसे कि हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो हथियारों की होड़ क्या थी कि अमेरिका वाला जो गुट है, यानी पूंजीवादी जो गुट है, और इधर साम्यवादी गुट रूस है, तो दोनों ही एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ कर रहे थे। परमाणु बम बनाना, एक दूसरे से ज़्यादा मजबूत बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए वो जो है हथियारों की होड़ कर रहे थे। तो इस चक्कर में क्या हो गया, उन हथियारों की होड़ के चक्कर में जो है बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि जो देश के संसाधन थे, यानी सोवियत संघ के जो संसाधन थे, उन सोवियत संघ के संसाधनों का जो है उपयोग सेना को मजबूत करने के लिए, हथियारों को बनाने के लिए उस रूप में किया गया। इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा कि उपभोक्ता संबंधी जो वस्तुएं थी उनकी कमी होती चली गई, उन उद्योगों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ये होने लगा कि दैनिक जीवन की ज़रूरतें जो थी वो उन चीज़ों की कमी होने लगी। स्वाभाविक बात, जब कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ती चलती गई, और जब महंगाई बढ़ती चलती गई, लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही, ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आर्थिक असंतोष फैला। और इस आर्थिक असंतोष का फिर जब गौरबचौव आए, तो गौरबचौव ने जो है इससे निपटने के लिए पेरेस्ट्रोइका अर्थात की नीति अपनाई, अर्थात एक आर्थिक नवनिर्माण का नारा उन्होंने दिया। और उसमें ये कहा कि भाई जिसे इसके अंतर्गत जो है निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, दे करके बदहाल अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाएगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाएगा ताकि विदेशी पूंजी देश में आ सके, देश का विकास, उद्योगों का फिर से जो है पुनर्गठन किया जाएगा। और इस तरह की बात इस नीति के अंतर्गत की गई, लेकिन इसका विपरीत परिणाम ही हुआ, और अंततः यही सोवियत संघ का जो ढांचा था उसके विघटन का ये जो है कारण बनता है। इसी प्रकार से तीसरा जो कारण सोवियत संघ के विघटन का वह है वहाँ की भ्रष्ट नौकरशाही अर्थात जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको नौकरशाह विशेष रूप से अधिकारियों के लिए कहा जाता है, लाल फीताशाही भी उसको कहा जाता। तो सत्ताधारी जो साम्यवादी दल था और जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे, उनके बीच में साँठ-गाँठ गहरी थी। होती भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्हें ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत थी, कर्मचारियों की ज़रूरत थी, और फिर कर्मचारियों को भी फिर क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण की आवश्यकता थी। तो इस तरह से उनकी साँठ-गाँठ बन गई, और जब साँठ-गाँठ बन गई तो इसने राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, क्योंकि न तो यहाँ कोई स्वतंत्र प्रेस थी, न निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका थी। और इस कारण से क्या हुआ कि जो वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था, जो कुछ वहाँ गड़बड़ियाँ हो रही थी, उन गड़बड़ियों को कोई उजागर करने वाला था नहीं। तो जब उजागर करने वाला था नहीं, तो फिर ये अपनी मनमर्जी चलाने लगे, नेतागण हो गए, अधिकारी हो गए, ये घूसखोरी में लिप्त होने लग गए। और इस कारण से जब घूसखोरी में लिप्त हो जाता है अधिकारी, और जब शासन सत्ताओं में बैठे हुए लोग जो हैं जब केवल अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, तो जनता से उनका जो संपर्क है, जनसाधारण से जो उनका संपर्क है वो टूट जाता है। और जब जनसाधारण से संपर्क टूट जाता है, तो ऐसे शासन सत्ता, ऐसी व्यवस्थाओं से जनसाधारण जो है उसको मुक्ति पाना चाहता है। उसमें भी यही सब कुछ हो रहा था, सोवियत संघ में भी यही सब कुछ हो रहा था। और जब गोर्बाचोव जब आए तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, और उन्हें लगा कि नहीं, इस लोगों की विश्वास बहाली हो, शासन सत्ता पर उनका लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए उन्होंने एक नीति लाई, ग्लास्नोस्त। ये प्रश्न कई बार आता है, ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका क्या थी। तो ग्लास्नोस्त का मतलब था, ग्लास्नोस्त का सूत्रपात किया, मतलब इसका मतलब ये था कि जनता को अब उनको उनके अधिकार दे दिए गए, उनको उनके आमूल चूल अधिकार दे दिए गए, और इस तरह से जिससे वो अब चाहें तो शासन सत्ता की आलोचना भी कर सकते हैं, उनको एक तरह से स्वतंत्रता ही दी गई। ये ग्लास्नोस्त की नीति थी। पेरेस्ट्रोइका तो आर्थिक निर्माण से संबंधित है, जहाँ अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए गए, अर्थव्यवस्था को खुला कर दिया गया। और ग्लास्नोस्त अधिकारों से, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है, उनको आमूल चूल अधिकार दे दिए गए, उनको सुविधाएं दे दी गई, प्रेस को स्वतंत्रता हो गई। और ये सब उसने किया, गोर्बाचोव ने किया। लेकिन इसका, क्योंकि लोग अब बहुत उतावले हो चुके थे, सोवियत संघ के लोग बहुत उतावले हो चुके थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अधिकारों की मांग करने लग गए। और उन्होंने इसी ग्लास्नोस्त की जो नीति गोर्बाचोव के द्वारा लाई गई थी, वही बाद में जो है सोवियत संघ से छुटकारा पाने का उनका एक हथियार के रूप में जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। यानी उसी के माध्यम से वो जो है अपनी बातों, जो लोग हैं वो सोवियत संघ से छुटकारा पाने के लिए जो है अखबारों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से अपनी बातों को रखने लगे। और अंततः ऐसा माहौल बना कि सोवियत संघ का जो है 1991 में विखंडन हो जाता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं अगला चौथा जो क्या कह सकते हैं, चौथा जो कारण था सोवियत संघ के विघटन का,
वो था सोवियत संघ के विघटन का जो चौथा कारण था वह है, हाँ वह है चाहिए जो है, मुझे लग रहा है हैंग हो गया। हाँ, तो चौथा जो कारण है वह है गणराज्यों में नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय। तो गणराज्य यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था और इनकी जिनकी अपनी नस्लीय और क्षेत्रीय पहचान थी, अर्थात हर किसी का अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग, एक तरह से आज तो अलग अलग देश हैं, तब वो सोवियत संघ के क्षेत्र हुआ करते थे। तो उनकी अलग अलग राष्ट्रीय जैसे रूसी थे, बेलारूसी थे, जॉर्जियंस थे, आदि आदि इस प्रकार से कई थे। तो प्रारंभ में जब साम्यवादी नेता थे उन्होंने सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय निर्णय के सिद्धांत को मान्यता दी कि भाई सबकी राष्ट्रीयता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। और केवल यही नहीं कहा बल्कि उसका उन्होंने खूब प्रचार प्रसार भी किया है, इस बात पर गर्व महसूस किया कि केवल सोवियत संघ यूएसएसआर ही एकमात्र ऐसा देश है या इस तरह का व्यवस्था है जहाँ पर जो है अपनी विभिन्न क्षेत्रीयताओं को, विभिन्न राष्ट्रीयताओं को जो है क्या दी गई है, मान्यता दी जा सकती है। अन्य जगहों में ये संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके कम्युनिस्ट पार्टी के जाल में ये राष्ट्रीयताएं, यानी जो विभिन्न क्षेत्र थे, इस तरह से इस कदर से वो जकड़ गई कि कोई स्वतंत्र होने तक का क्या नहीं कर पा रहा था, साहस नहीं कर सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर के एक राजनीतिक सलाहकार थे ब्रेजेजिन्स्की, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि साम्यवादी बहुराष्ट्रीय राज्य में नस्लीय राष्ट्रवाद को उकसाया जाए, यानी वहाँ लोगों को उकसाया जाए कि तुम तो अलग हो, इस तरह की बातें की जाए, तो सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही था कि सोवियत संघ का विघटन हो, तब वो एकमात्र शक्ति रह सकता था। तो यही हुआ भी कि 1991 में सोवियत संघ के प्रांतों ने अपनी राष्ट्रीयता की पहचान की दुहाई दे करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अंततः सोवियत संघ जो है वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। तो ये जो गणराज्यों की नस्लीय जो राष्ट्रवाद का उदय यहाँ पर हुआ था, जो भावनाओं का उदय जो यहाँ पर हुआ था, वो भी एक कारण बना कि सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया। ये आपके पास मैंने जैसा ये जो देख रहे हैं आप, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जो सोवियत संघ और रूस जो हुआ करता था उसका इलाका है। तो इसके बाद फिर जो एक और कारण है वो है आपका मानव पूंजी की हानि। तो मानव, जैसे हमने कहा, किसी भी देश की जो लोग होते हैं वो वहाँ की मानव पूंजी है। विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुशल जो लोग हैं, वो वहाँ की मानव पूंजी की तरह हैं, अर्थात पूंजी का निर्माण करते, तो वो भी एक तरह की पूंजी है। लेकिन सोवियत संघ में उसके वहाँ जो मानव पूंजी थी, अर्थात जो लोगों की प्रतिभाएं थी, उनको कुचल दिया गया। मानव को केवल मशीन का पुर्जा बना करके रख दिया। स्वतंत्र और उपक्रम को वर्जित किया गया, यानी आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, अपनी सोच के अनुसार आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने उद्योग नहीं लगा सकते, जो कुछ होना है वो सब सरकार के अधीन है। निजी तो कुछ वहाँ हो ही नहीं सकता, आप अलग से कुछ सोच ही नहीं सकते। सरकार ने जो सोचा, सोवियत संघ की सरकार ने जो सोचा वही आपको करना है। तो फलस्वरूप मशीन जहाँ इस तरह की स्थिति हो जाती है, तो वहाँ पर जहाँ आपकी सोच को सीमित कर दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है, तो आप केवल पुर्जा बन करके रह जाते हैं। सोवियत संघ में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। तो फलस्वरूप वहाँ के बहुत सारे जो स्वतंत्रता प्रेमी लोग थे, जो अलग अपनी स्वतंत्र सोच रखना चाहते थे, वो अपना देश छोड़ करके चले गए और सोवियत संघ के लोगों को लकड़ी के मोहरों की तरह हो गए, जिन्हें नेतागण अपनी इच्छा अनुसार चला सकते थे। देश में कोई लेखक, कोई कवि, कोई भी बड़ा कवि, साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार पैदा नहीं हो सका। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, नहीं, वहाँ इस तरह का माहौल बना दिया गया कि लोग इस तरह से सोच ही नहीं सकते थे, इस तरह की अपनी प्रतिभाओं का उपयोग कर ही नहीं सकते थे। केवल और केवल उन वैज्ञानिकों को ही महत्व दिया गया जो जनसंहारक और विनाशक हथियार बना सकते थे। यानी उस बात पर उनकी सरकार का फोकस था। तो इस तरह से रचनात्मक शक्तियों का सोवियत संघ में अभाव हो गया। और जब इस तरह की किसी देश में स्थिति होती है जहाँ आपका प्रतिभाओं को दमन किया जाता है, तो वहाँ पर फिर ये किसी भी देश के लिए विघटनकारी होती है। और सोवियत संघ में क्योंकि ऐसा हो रहा था, तो इस कारण से भी जो सोवियत संघ का क्या है, विघटन हो गया। ये कुछ चित्र हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ सकते हैं। फिर अंतिम जो कारण है वो है पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव। तो स्टालिन ने ऐसा कठोर नियंत्रण जो है शासन सत्ता पर स्थापित किया कि देश के में बाहरी समाचारों का आना या देश की खबर का बाहर जाना लगभग असंभव हो गया। और इस कठोर नियंत्रण को ब्रिटिश नेता चर्चिल ने लोहा आवरण कहा था। अब कई बार प्रश्न आता है कि लोहा आवरण से आप क्या समझते हैं। यानी
स्टालिन के द्वारा या सोवियत संघ में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि वहाँ ना तो कोई बाहर की खबर ना तो सोवियत संघ में आ सकती थी और ना ही सोवियत संघ की कोई खबर जो है वो बाहर जा सकती थी। तो एक तरह का कह सकते हैं आयरन कर्टेन जिसको कहते हैं वो बना हुआ था। इसी को चर्चिल ने लोहा आवरण कहा था, और बाद में जब ये स्थिति समाप्त हो गई तो उसको लोहा आवरण का गिरना भी कहा जाता है। तो स्टालिन की मृत्यु के बाद जो है इस नियंत्रण में थोड़ी सी शिथिलता आई। सोवियत संघ के लोग अन्य देशों की यात्रा करने लगे, अन्य देशों के लोग भी सोवियत संघ की यात्रा करने लगे। धीरे धीरे करके जो उदारवाद की लहरें हैं, जो पश्चिम है उदारवाद के रूप में जाना जाता है, यानी तो लहरें सोवियत संघ की तरफ आने लगी। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने नियंत्रण के बंधनों को एक तरह से तोड़ दिया। पाश्चात्य जो प्रेस थी, स्वतंत्र यानी संचार के जो साधन थे, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, उन्होंने अपने विचारों को प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे करके जैसे हमने कहा ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की जब नीति आई तो विदेशी पूंजी का प्रवेश का अवसर भी सोवियत संघ में मिला। सत्ताधारी जो साम्यवाद दल की भूमिका वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई, और अंततः ये जो पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव है ये भी जो है इसने अपना इतना विकराल रूप धारण कर गया कि अंततः वो जो है सोवियत संघ का विघटन होता है। यहाँ ये लेनिन की मूर्ति जो कभी वहाँ के भगवान हुआ करते थे उसको बाद में फिर लेनिन की मूर्ति को जो है तोड़ा जा रहा है। इस तरह की स्थिति वहाँ उत्पन्न हो गई। तो अंत में अब फिर हम यहाँ पर जो बात करें वो है गृह कार्य, जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, जैसे जो मैंने अभी बातें करी उन्हीं से संबंधित ही प्रश्न है। जैसे ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति क्या थी समझाइए, मैंने बात कर ही ली है इस पर। सोवियत संघ के विघटन के कारणों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए, कारण हम बता ही चुके हैं। आदेशित अर्थव्यवस्था क्या है वो भी हम बात कर चुके हैं। भावना का क्या अर्थ है वो भी हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह से ये एक टॉपिक आज का पूरा हुआ। इसके बाद हम सोवियत संघ के परिणामों पर अगले वीडियो पर सोवियत संघ के परिणामों पर बात होगी। शॉक थेरेपी के बारे में भी हम जानेंगे और भारत और रूस के संबंधों के बारे में हम जानेंगे। हो सकता है 2 या 3 वीडियो में ये बातें पूरी हों, तो देखा जाएगा किस तरह से। तो अगर आपने जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें अगर आपको पसंद आता है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य करें ताकि सभी को इसका जो है लाभ मिले। और जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आती है, घंटे का एक निशान आता है, उसको वैसे क्लिक करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी कोई वीडियो पड़ेगा तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी, और जैसे आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे तब देख सकते हैं। हाँ, आपकी कोई जिज्ञासा है, आप कुछ नया पूछना चाहते हैं, कोई आपका मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई जिज्ञासा बस कुछ प्रश्न उठ रहा है, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।